हेलो एंड वेलकम टू सोशल साइंस सिंप्लीफाइड विद मी प्रियंका। आपका अपना वो चैनल जहां पर हम सोशल साइंस जैसा सब्जेक्ट जो आप में से ज़्यादातर बच्चों को बहुत लंबा लगता है, डिफ़िकल्ट लगता है, आपको लगता है आप आंसर्स नहीं अटेम्प्ट कर पाते, क्वेश्चन नहीं समझ पाते, हम इन सभी चीज़ों को इस चैनल पे टैकल करेंगे। आई एम दैट ऑनलाइन टीचर हु इज़ ऑल्सो एन ऑफलाइन टीचर इन रियल क्लासरूम। और इसलिए मुझे पता है कि जो आप सब बच्चे मुझे स्क्रीन पे देख रहे हैं उनकी रियल लाइफ इश्यूज क्लासरूम में क्या होते हैं, कौन से सब्जेक्ट्स, कौन से टॉपिक्स आपको मुश्किल लगते हैं, किस तरह से आपको क्वेश्चन समझना, अटेम्प्ट करना मुश्किल लगता है। सो आई नो ऑल योर इश्यूज एंड दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू अटेम्प्ट सॉल्विंग इट ऑल फॉर यू ऑन दिस चैनल। इस सेशन में हम कुछ स्पेशल मॉड्यूल्स लाएंगे और सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे क्लास 10th के मॉड्यूल के साथ। सो वी विल बी अटेम्प्टिंग द होल सिलेबस ऑफ क्लास 10th, ऑल सब्जेक्ट्स हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी in the most simplified way, making social science not only easy to understand but also a very fun to learn subject. So let's start. The very first chapter that we are going to start this session is Rise of Nationalism in Europe, your first chapter in history. जब भी हम कोई सब्जेक्ट में कोई लेसन स्टार्ट करते हैं, ये बहुत ज़रूरी है कि हम उस चैप्टर के टाइटल को बहुत अच्छे से समझें। तो इस चैप्टर का टाइटल क्या कहता है? इस चैप्टर का टाइटल कहता है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यानी कि यूरोप के अंदर नेशनलिज्म का उदय होना। अब आप मुझसे पूछेंगे कि मैम अगर उदय हुआ है तो क्या इसका मतलब इससे पहले नेशनलिज्म नहीं था? बिल्कुल सही, उदय इसलिए हुआ है क्योंकि इससे पहले नेशनलिज्म नहीं था। तो नेशनलिज्म से पहले यूरोप में क्या था? ऐसा क्या हुआ कि जो पहले था वो खत्म हो गया और उसकी जगह नेशनलिज्म आ गया? क्या वो घटनाएं हुई? इन्हीं सब चीजों की कहानी को, हिस्ट्री कहानी तो है भाई, तो इन्हीं सब चीज़ों की कहानी को हम एक ऑर्गेनाइज स्टेप बाय स्टेप में पढ़ेंगे, छोटे छोटे मॉड्यूल्स में पढ़ेंगे, ताकि आपके लिए चैप्टर बिल्कुल आसान हो जाए। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, द वेरी फर्स्ट टर्म वी पे अटेंशन टू इज नेशनलिज्म। अब मैं आपको सबको 2 सेकंड देती हूँ, आप मुझे बताइए कि नेशनलिज्म किस शब्द से आया है? यस, वेरी इजी। Nationalism comes from the word nation. Yes, you are right. So nationalism आया है nation शब्द से. Okay. Now when I say nation, देश, राष्ट्र, आप इससे क्या समझते हैं? देश का मतलब क्या हुआ? तो अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया एक ज्योग्राफिकल यूनिट है, एक जमीन का टुकड़ा है जिसको हम देश कहते हैं। पर क्या केवल ये जमीन का टुकड़ा है? व्हाट एल्स कॉन्स्टिट्यूट्स अ नेशन? सो लेट्स लुक एट इट कि देश क्या चीज है। तो सबसे पहले देश एक ऐसा जमीन का टुकड़ा है जहां पे रहने वाले लोग, उनके बीच में कुछ चीजें कॉमन है। अब वो कौन सी चीजें हैं जो उनके बीच में कॉमन है? उनका कल्चर कॉमन है, उनकी भाषा कॉमन हो सकती है, उनके जो कल्चरल या रिलीजियस प्रैक्टिस हैं वो कॉमन हो सकते हैं, उनकी हिस्ट्री कॉमन हो सकती है। सो ऑल दीज थिंग्स, wherever there is a piece of land, it is a nation, is a geographical unit, एक ऐसा भूभाग है जिसके ऊपर रहने वाले लोग, कि जो उसके ऊपर लोग रहते हैं, उनके बीच में there is a common thread of common history, common culture, maybe language, customs, traditions, and that is what we call nation. So let's look at the definition. A nation is a geographical unit which is made up of people. एक ऐसा जमीन का टुकड़ा जो ऐसे लोगों से बना है जिनकी एक कलेक्टिव आइडेंटिटी है, जिनकी एक सामूहिक पहचान है। और वो सामूहिक पहचान उनकी क्यों है? क्योंकि उनकी हिस्ट्री कॉमन है, उनका कल्चर कॉमन है, उनकी लैंग्वेज कॉमन है। अगर हम इंडिया का एग्जाम्पल लेके समझें तो वो बिल्कुल फिट बैठता है। इंडिया एक जमीन का टुकड़ा है जिसपे रहने वाले जो लोग हैं वो लगभग हाँ, हमारे देश में हम बहुत सारी भाषाएं बोलते हैं, पर फिर भी आप देखिए कि भाषाओं की उत्पत्ति जो हुई है वो एक कॉमन भाषा से हुई है।
सो हमारी भाषाएं सेम हैं, हमारा कल्चर सेम है, हमारा जो फेस्टिवल्स हैं, जो हमारी नेशनल आइडेंटिटी के लेबल्स हैं, वो हमारे लिए कॉमन है और इसीलिए हम इंडिया को क्या मानते हैं, देश मानते हैं। ये डेफिनेशन किसी भी देश के ऊपर लागू होती है। सो अ नेशन इज a geographical unit which is made up of people who have collective identity due to shared history, culture, language, etc. तो अब नेशनलिज्म का मतलब क्या हुआ? बहुत ही सिंपल है। नेशनलिज्म का मतलब हुआ कि इन्हीं कल्चरल आइडेंटिटी, हिस्टोरिकल आइडेंटिटी के साथ एक तरीके का अपनापन फील होना। अब आप देखिए, जब आप किसी भी फॉरेन कंट्री में जाएं, आप में से बहुत सारे बच्चे हो सकता है विदेश घूमे हो, हमारे अंदर अगर आप कहीं बॉलीवुड का कोई गाना चलते हुए सुनेंगे, मान लीजिए किसी जगह जा रहे हैं आप, किसी रेस्टोरेंट में बॉलीवुड का गाना चल रहा है या किसी रेस्टोरेंट के बाहर मुंबई मसाला करके उसका नाम लिखा, आपको इमीडिएटली स्ट्राइक करेगा, अरे ये तो इंडियन है। आप कहीं घूम रहे हैं, आपको सामने वाला आप जैसी शक्ल का लग रहा है, अरे ये तो इंडियन है। दिस हैपन्स मोर व्हेन वी आर ट्रैवलिंग आउट ऑफ द कंट्री। आपको लगेगा कि आपके अंदर एक नेचुरल वो फीलिंग आती है कि ये हमारे देश के लोग हैं। तो ये जो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस है, ये इसलिए आता है क्योंकि हम चाहे कश्मीर से कन्याकुमारी ले लें या गुजरात से अरुणाचल ले लें, हमारे नेशनल हीरोज सेम हैं। हम सभी लोग मानते हैं कि इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल में जिन लोगों ने कंट्रीब्यूशन दिया वो हमारे नेशनल हीरोज हैं। हम सभी सेम तिरंगे को सैल्यूट करते हैं, हम सभी सेम नेशनल एंथम पे खड़े होते हैं। हमारी भाषाएं, हमारा फेस्टिवल, हमारा कल्चर सेम है और इस चीज़ से एसोसिएशन को ही हम क्या नाम देते हैं, नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद। सो राष्ट्र और राष्ट्रवाद, देश और देशभक्ति एक तरीके से जुड़े हुए कॉन्सेप्ट हैं और वही नेशन और नेशनलिज्म के अंदर एक कड़ी है। सो नेशनलिज्म मीन्स अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस टू वंस नेशन, अ फीलिंग ऑफ लॉयल्टी, अपने देश की तरफ एक लॉयल्टी की फीलिंग होना, साथ ही साथ अपने देश की तरफ एक ये फीलिंग होना कि हमें अपने देश के लिए कुछ करना है, हमें अपने देश को जहाँ पर है हमें उसको उससे आगे ले जाना है। That is also part of nationalism. Taking pride in your national identity is nationalism. So now you understand what is nation and what is nationalism. ये दोनों definition समझना बच्चों इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम इन दोनों चीज़ों को subsequently chapter में बहुत बार रेफर करेंगे। तो मैं चाहती हूँ कि आपके ये दोनों concept बिल्कुल clear हो कि जब भी मैम बोलेंगी नेशनलिज्म तो हम किस भावना की बात कर रहे हैं, नेशन हम किस भावना की बात कर रहे हैं। सो लेट्स मेक दिस वेरी वेरी क्लियर, व्हाट इज अ नेशन एंड व्हाट इज नेशनलिज्म। इसके ऊपर बहुत बार आपको 2 मार्क्स डेफिनेशन आ जाती है, आपको फीचर्स के को इन्वॉल्व करके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ जाते हैं, आपको रीजनिंग और असर्शन के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट नेशनलिज्म। ओके, तो आपको 4 स्टेटमेंट दे रखी होंगी, उसमें हो सकता है 2 स्टेटमेंट ठीक होंगी। ए इज राइट, पीपल लिविंग इन अ नेशन शेयर कॉमन आइडेंटिटी। बी, they share common identity because they have similar history, language, etc. और फिर आपको जो ऑप्शन होते हैं, A is the right option, A is right, B is the correct reasoning for it. So something similar of that sort you can get from this, and you can also get short definition. Okay, nation and nationalism. तो अब जब nation पढ़ लिया, nationalism पढ़ लिया, तो एक और इम्पॉर्टेंट टर्म है वो है नेशन स्टेट। नेशन स्टेट का मतलब क्या हुआ? नेशन स्टेट का मतलब हुआ एक ऐसा देश जिसकी अपनी सॉवरेन गवर्नमेंट है। तो अब देखिए, भारत तो बहुत आदिकाल से यही जमीन का हिस्सा है जहां पर रहने वाले लोगों को भारत इस जमीन को बोला जाता था। पर जब अंग्रेज हमारे पर रूल कर रहे थे, क्या हम उस समय भारत को नेशन स्टेट बोल सकते थे? या उससे पहले जब बहुत सारे अलग अलग राजाओं के बीच भारत अलग अलग रियासतों में बटा हुआ था, क्या तब भारत को हम नेशन स्टेट बोल सकते थे? हाँ, जमीन का टुकड़ा था, पर वॉज इट अ नेशन स्टेट? No, it was not nation state because we were not governed by a sovereign government. आपने पॉलिटिकल साइंस में एक टर्म पढ़ी है, सॉवरेन। सॉवरेन का मतलब होता है एक ऐसी सरकार
याद है ना, पिछले साल 9th में कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा था, प्रियम्बल पढ़ा था, प्रियम्बल में एक टर्म पढ़ी थी सॉवरेन, यानी कि एक ऐसी सरकार जो बिना किसी के दबाव में काम करती है, इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट. So a nation that has an independent, sovereign, democratic government is called nation state. All right. So that is the difference between a nation and nation state. जिस नेशन की अपनी सॉवरेन गवर्नमेंट है उसको हम बोलेंगे नेशन स्टेट. सो राइट नाउ इंडिया इज अ नेशन स्टेट. वॉज इट अ नेशन स्टेट इन 1800s? नो, इट वॉज अंडर ब्रिटिश रूल. वी डिड नॉट हैव आवर ओन सॉवरेन गवर्नमेंट, सो वी वर नॉट अ नेशन स्टेट एट दैट टाइम. सो आई होप दिस डिस्टिंक्शन इज clear to you. So moving ahead, before I start the chapter, since we are doing this portion, I want you to take to this page number 4 on your textbook. And here is a source. This is source A. When you are preparing for your exams, it is very important that you prepare these sources well. Especially जहाँ पर आपको source mentioned है. ऐसे बहुत सारे boxes होंगे, जैसे ये भी कुछ picture है, पर यहाँ पर स्पेसिफिकली सोर्स मेंशन्ड है. आपके जो भी केस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, दे रेफर टू दीज सोर्सेज स्पेसिफिकली. सो यू मस्ट प्रिपेयर ऑल दीज सोर्सेज. सो लेट्स हैव अ लुक एट दिस सोर्स. So now in this source is based on an essay by a French philosopher, Ernest Renan. अब अर्नेस्ट रेनन कौन थे? अर्नेस्ट रेनन जो थे एक फ्रेंच फिलोसोफर थे, जिन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ सोबॉर्न में एक लेक्चर दिया था, और इसी लेक्चर को बाद में एक एसे में कन्वर्ट कर दिया था, और एसे का टाइटल था व्हाट इज अ नेशन. नाउ रिमेंबर चिल्ड्रन, व्हेन यू गेट केस बेस्ड क्वेश्चन, वो आपके इंग्लिश हिंदी के क्वेश्चन से बड़े डिफरेंट होते हैं जो आपको अनसीन पैसेज आते हैं. इंग्लिश हिंदी अनसीन पैसेजेस में आपको जनरली आंसर्स उसी पैसेज के अंदर मिलते हैं. सोशल साइंस के सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस में हो सकता है आपको आंसर मिल जाए, और ये भी हो सकता है कि जो क्वेश्चन है उसको आंसर करने के लिए वो सोर्स जो है, इट इज जस्ट अ डायरेक्शन, इट इज जस्ट अ गाइडिंग लाइट. सोर्स पढ़ के आपको पेपर सेटर कुछ याद दिलाना चाहता है, वो चाहता है कि आप कुछ इन्फर कर सके, एंड दैट इज व्हाई वी नीड टू लुक एट द सोर्स, क्योंकि इसके अंदर जो हमने नेशन और नेशनलिज्म की डेफिनेशन पढ़ी है वो यहाँ पर रेफर होती है. तो देखते हैं अर्नेस्ट रेनन जो है वो कहता है कि नेशन क्या चीज है. ओके, सो ही सेज A nation is formed by common language, race, religion and territory. मैंने आपको अभी बताया कि एक नेशन जो है उसमें रहने वाले लोगों के बीच कुछ ना कुछ कॉमन होना बहुत ज़रूरी है. अगर अभी आप थाईलैंड से कुछ लोग लाके इंडिया में ले आएंगे, या कुछ लोग उठाकर कोरिया से यहाँ ले आएंगे, फिर कुछ लोग तजाकिस्तान से उठाकर आप इंडिया में ले आओगे, और फिर कहोगे ये नेशन बना रहे हैं. No, it is not possible. People who are living in Thailand are a nation. They consider themselves part of that nation because they share something common. People living in Tajikistan, they are a nation because they have things in common. Same goes for Germany, same goes for France, same goes for our country. So there has to be some common bond. That common bond can be language, race, religion or territory. ये अर्नेस्ट रेनन पहली बात कहते हैं अपने लेक्चर में. उसके बाद उन्होंने कहा अ नेशन इज अ लार्ज स्केल सॉलिडारिटी. मैंने आपको अभी क्या कहा कि देश के अंदर रहने वाले लोगों के बीच एक भाईचारा होना चाहिए, उनके बीच एक कॉमन आइडेंटिटी होनी चाहिए कि हम इस देश के नागरिक हैं, ये देश हमारा है, और साथ ही साथ उनके अंदर एक विलिंगनेस होनी चाहिए, जबरदस्ती ना रहते हो वो साथ में कि भैया अब इनको फोर्सफुली क्यों होगा. मैं आगे आप एग्जाम्पल्स में देखेंगे कि जर्मनी में, इटली में किस तरीके से लोग जबरदस्ती इकट्ठे रह रहे थे और उसका आउटकम क्या हुआ. तो जब लोग एक नेशन में रहे, उनके बीच में एक विलिंगफुल सॉलिडारिटी होनी चाहिए. आप इस पैसेज के अंदर एक वर्ड देखिए, आई जस्ट हाईलाइट इट फॉर यू. कैन यू सी दिस वर्ड प्लेबिसाइट? लेट मी चेंज द कलर. दिस वर्ड प्लेबिसाइट हियर. प्लेबिसाइट का मतलब होता है जब आप किसी भी जनता से येस नो फॉर्म में किसी चीज के ऊपर वोट कराते हैं. येस नो मतलब क्या आप इंडिया के साथ रहना चाहते हैं, येस और नो. तो यहाँ पे अर्नेस्ट रेनन कहता है कि नेशन की एग्जिस्टेंस इज एन एवरीडे प्लेबिसाइट. अब ऐसा नहीं है कि कोई रोज वोट डाल रहा है हमें इस देश के साथ रहना है.
पर एक देश में हमारा कंट्रीब्यूशन, उस देश के अंदर शांतिपूर्वक तरीके से रहने की हमारी विलिंगनेस, अपने को सिटीजन्स के साथ कोऑपरेट करने की हमारी विलिंगनेस, एक तरीके का प्लेबिसाइट होता है, एक तरीके का वोट होता है कि भाई हम इस जगह को अपना देश मानते हैं. एंड लास्ट थिंग, what does Ernest Renan says? He says a nation must share common glories. आपका एक कॉमन ग्लोरियस पास्ट होना चाहिए. आप सेम चीज़ों के अंदर प्राइड लेने चाहिए और आपके अंदर एक कॉमन गोल होना चाहिए देश के फ्यूचर को सुधारने का. तो अगर मैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट की बात करूं, जब हम अपनी पुरानी हेरिटेज बिल्डिंग्स देखते हैं, जब पुराने आप हिस्ट्री को पढ़ते हैं, जब हमारे, चाहे आप 1857 का रिवोल्ट हो, चाहे नेशनल हीरोज हो, आप कोई भी वॉर का इंसिडेंट हो, 1971 वॉर, कारगिल वॉर, व्हेन वी रीड ऑल दी स्टोरीज, नो मैटर विच पार्ट ऑफ इंडिया यू बिलोंग टू, हम सबके लिए वो एक कॉमन ग्लोरियस पास्ट है, हमारे सबके लिए वो एक प्राइड का मैटर है. और जब हम बात करते हैं उन्नत भारत, विकसित भारत, मेड इन इंडिया, ऑल दीज थिंग्स, we are looking at certain goals to make our country even bigger or more progress than where it is. So this we are aiming towards common goals. और वही अर्नेस्ट रेनन भी कह रहा है कि कॉमन ग्लोरीज होनी चाहिए और एक कॉमन गोल की तरफ बढ़ने का हमारा एम होना चाहिए. तो चलिए, अब जबकि आपको क्लियर है नेशन, नेशनलिज्म क्या है, हमने अर्नेस्ट रेनन का सोर्स भी देख लिया, वो भी आपको क्लियर है. तो अब हम बढ़ते हैं चैप्टर की वेरी बिगनिंग की तरफ, विच इज दिस पिक्चर. सो व्हाट इज दिस पिक्चर? Okay, let's have a look at this. Now, can you see this gentleman here in the corner? ये आपको दिख रहे हैं, ये महाशय जो ऊपर कॉर्नर में है, इनका नाम है फ्रेडरिक सोरियो. फ्रेडरिक सोरियो कौन थे? फ्रेडरिक सोरियो एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे और उन्होंने 1848 में एक पेंटिंग बनाई थी. 1848 में ही मेड अ पेंटिंग और इस पेंटिंग में उन्होंने अपना सोशल और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक्स के लिए एक विजन प्रेजेंट किया था. यानी कि फ्रेडरिक सोरियो किस तरीके से देखते थे कि अगर एक देश डेमोक्रेसी बने तो वो कैसा होगा, उनकी जो इमेजिनेशन थी उसको उन्होंने पिक्चर में शो करने की कोशिश की. तो ये पेंटिंग उन्होंने 1848 में बनाई. अब देखते हैं इस पेंटिंग के सेलिएंट फीचर्स क्या हैं. लेट्स हैव अ लुक एट दिस. सबसे पहले हम देख रहे हैं मेन एंड विमेन वॉकिंग टुगेदर. अगर आप इस पिक्चर को ध्यान से देखेंगे तो इसमें आदमी और औरत दोनों साथ चल रहे हैं. उसके बाद हम देखेंगे कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी खड़ी हुई है. अब ऐसा ही नहीं फ्रेडरिक सोरियो ने ये सब चीजें इस पिक्चर में डाली, हर चीज डालने के पीछे कोई कारण था. वो कारण क्या है, उसका क्या मतलब है, मैं अभी आपको बताऊंगी. पहले हम पिक्चर को समझ लेते हैं क्योंकि ये पिक्चर एक इंपॉर्टेंट पिक्चर है. फिर आप देख रहे हैं कि अलग अलग फ्लैग्स लोग कैरी कर रहे हैं. पीपल कैरिंग फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट नेशंस. ओके, सो यू कैन सी डिफरेंट कलर्स. देन व्हाट डू वी सी? जमीन के ऊपर कुछ टुकड़े पड़े हुए हैं जिसमें अगर आप ध्यान से अपनी टेक्स्ट बुक देखेंगे तो आप देखेंगे उसके अंदर क्राउन, जो राजा क्राउन पहनते हैं, उसके भी कुछ टुकड़े पड़े हुए हैं. और ये सब जब हो रहा है तो ऊपर क्राइस्ट बने हुए हैं जो कि एक तरीके से ब्लेसिंग दे रहे हैं. ऊपर आप एंजल्स देख सकते हैं. सो दिस इज व्हाट सोरियो प्रोजेक्टेड इन हिज पेंटिंग. Now, what does he mean by putting all these symbols in this painting? When he says men and women are walking together, सोरो ये कहना चाह रहे हैं कि जिस दिन फ्रांस या जिस दिन दुनिया में सभी देश डेमोक्रेटिक बन जाएंगे या सभी एरियाज डेमोक्रेटिक बन जाएंगे, वहाँ पर जेंडर इक्वालिटी होगी. ही इज ऑल्सो सेइंग कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी इसलिए खड़ी हुई है क्योंकि उनके हाथ में चार्टर ऑफ राइट्स है. चार्टर ऑफ राइट्स मतलब फंडामेंटल राइट्स है और उनके हाथ में टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट है. यानी कि वो लोगों को इस चीज़ की लाइट देना चाहती हैं कि भाई तुम अपने राइट्स को पहचानो. ओके, फिर पीपल कैरिंग
नेशन फ्लैग्स एंड नॉट फ्लैग्स ऑफ किंग्स। आप गूगल करिएगा और आप किसी भी किंग के फ्लैग को गूगल करिएगा और कंट्री के फ्लैग को गूगल करिएगा। जब आप किंग्स के फ्लैग देखेंगे तो आप उसके ऊपर देखेंगे कि उसके ऊपर रॉयल इंसिग्नियाज होते हैं, उसके ऊपर राजा की जो रॉयल मोहर होती है उसकी पिक्चर जरूर होती है। इसमें जो फ्लैग्स दिख रहे हैं इनमें कोई भी रॉयल सील या कोई भी रॉयल एम्बलम विजिबल नहीं है। दीज आर नेशन फ्लैग्स विच मीन्स दैट वी रिजेक्ट दी किंगडम्स। हम मोनार्की रिजेक्ट करते हैं। मोनार्की का मतलब राजाशाही, जहां देश को राजा चलाता है। हम राजाशाही को रिजेक्ट करते हैं और देश जो है वो डेमोक्रेटिक बनने चाहिए। और नीचे जमीन के ऊपर जब क्राउन्स टूटे हुए पड़े हैं, अगेन वो इसी चीज की तरफ सिंबल करता है कि हमें राजाशाही नहीं चाहिए। हमें ऐसी सरकारें चाहिए जो सरकार ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल हो। इन अदर वर्ड जो गवर्नमेंट्स डेमोक्रेटिक हो। सबसे आगे कौन सी कंट्रीज के फ्लैग्स हैं? अमेरिका और स्विट्जरलैंड के। वो इसलिए है क्योंकि जब सोरो ने ये पेंटिंग बनाई 1848 में, तब तक अमेरिका और स्विट्जरलैंड ऑलरेडी नेशन स्टेट्स बन चुके थे। यानी कि वहां पर लोगों ने ऑलरेडी रेवोल्यूशंस करके जो भी राजा टाइप सेटअप था या अगर डेमोक्रेटिक सेटअप नहीं था तो उसको हटा दिया था और वहां पे अब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स ऑलरेडी थी। सो दे आर लीडिंग दिस प्रोसेशन बिकॉज बाकी दुनिया के मुकाबले वो ऑलरेडी फॉरवर्ड पहुंच चुके हैं। बाकी दुनिया अभी भी किंगडम्स में फंसी हुई है, डेमोक्रेसी नहीं है। पर स्विट्जरलैंड और अमेरिका ने डेमोक्रेसी हासिल कर ली है। सुरो का जो ये व्यू था इस पिक्चर का, ये एक यूटोपियन व्यू है। यूटोपियन व्यू का मतलब होता है टू गुड टू बी ट्रू, मतलब इतना परफेक्ट है कि आइडियल वर्ल्ड में ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। तो बिल्कुल जैसे अगर एक टीचर आपकी उम्मीद करे, सोशल साइंस टीचर, कि भाई सब पढ़कर आएंगे, होमवर्क की कॉपीज बिल्कुल सजी हुई होंगी, उसके अंदर मैप भी लगे हुए होंगे, जो भी मैं असाइनमेंट दूंगी सारे पूरे हो जाएंगे, मजे ही मजे, है ना, चल रही है ना रील, मजे ही मजे। तो ये उस टीचर का यूटोपियन व्यू है। इट इज टू गुड टू बी ट्रू। वी नो यू पीपल विल नॉट डू दैट। ऑलराइट, सो दैट इज सोरो का भी जो व्यू था वो यूटोपियन व्यू था। इट वॉज टू गुड टू बी ट्रू। और वॉज इट रियली टू गुड टू बी ट्रू? क्या सिर्फ ये पिक्चर में रह गया? क्या ये रियलिटी में अचीव हो पाया? मैं अब आपको एक टाइमलाइन दिखाऊंगी और वो टाइमलाइन आपको ये बताएगी कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे और किस तरीके से सुरो जो ये विजन यहाँ पर प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं वो वाकई ही उस टाइमलाइन में ओवर द कोर्स ऑफ फ्यू हंड्रेड ईयर्स Europe actually achieves what is shown in this picture. So let's have a look at the timeline. This is the timeline जिसके हिसाब से ये चैप्टर चलेगा बच्चे। तो सबसे पहले शुरुआत हम कहां से कर रहे हैं? देखो, सबसे पहले यहां पर क्या है, यूरोप एज किंगडम्स है, यानी कि शुरुआत किस पॉइंट से होती है? यूरोप के अंदर कोई देश नहीं है, यूरोप के अंदर केवल राजाशाही है। यूरोप के अंदर कोई देश नहीं है, राजाशाही है। ओके, अब देश और राजाशाही का क्या डिफरेंस है ये हम चैप्टर को पढ़ते पढ़ते आपको साथ साथ समझाएंगे। अगली चीज क्या होती है? सबसे पहले आपने पिछली क्लास में पढ़ा, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई 1789 में। फ्रेंच रेवोल्यूशन से इंस्पायर होके बहुत चीजें हुई, लेकिन उससे पहले फ्रेंच रेवोल्यूशन होने के बाद फ्रांस की जो आर्मीज थी वो पूरे यूरोप में फैल गई, एक तरीके से ये मैसेज देने के लिए कि देखो हमने ये अचीव कर लिया, इक्वालिटी, लिबर्टी, तुम भी कर सकते हो। लेकिन फ्रांस में पॉलिटिकल उठ बैठ, मतलब हलचल रही और नेपोलियन जो था वो फ्रांस का किंग बन गया। जब आपने 9th क्लास में चैप्टर्स खत्म किया था, चैप्टर नंबर 1, तो आपने इसी चीज पे खत्म किया था कि कैसे फ्रांस पहले कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना, फिर फ्रांस रिपब्लिक बना। आपको याद है ना, पहले नेशनल पार्लियामेंट बनी थी तो फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया था। उसके बाद फिर रेन ऑफ टेरर आया, तो रॉबेस्पियर ने फ्रांस को रिपब्लिक बना दिया, यानी कि प्रॉपर डेमोक्रेसी बना दिया। और उसके बाद फिर नेपोलियन बिकेम द डिक्टेटर ऑफ फ्रांस एंड ही टुक फ्रांस बैक टू मोनार्की। तो फिर नेपोलियन आ गया 1804 के अंदर। ये हम सब डिटेल में पढ़ेंगे बेटा इसके आगे।
उसके बाद फॉल ऑफ नेपोलियन हुआ 1814 टू 1815। फिर नेशन स्टेट्स का आइडिया कैसे डेवलप हुआ, क्यों डेवलप हुआ, वेव ऑफ न्यू कंजर्वेटिज्म क्या था, जुलाई रिवोल्ट 1830 का, फ्रीडम ऑफ ग्रीस 1821-32, फिर वर्कर्स रिवोल्ट क्या था, उसके बाद फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, राइज ऑफ रोमांटिसिज्म, मेकिंग ऑफ जर्मनी, यूनिफिकेशन ऑफ इटली, नेशन स्टेट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, रिवोल्ट इन बाल्कन्स, और कैसे ये सब धीरे धीरे ये जो सड़क है इतनी लंबी जो चली आ रही है, इससे फाइनली यूरोप में नेशन स्टेट्स का आइडिया कैसे आ गया, कैसे राजाशाही से लोग जब राजा के सब्जेक्ट हुआ करते थे उस पॉइंट से लिबर्टी इक्वालिटी के नोशंस यूरोप में कैसे आए, इस चीज पर हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे। सो आई होप द टाइमलाइन इज clear to all of you. It is very simple and very easy, and we will tackle all these topics in small batches so that they are easy for you to understand. If you like this lesson, then please like, share and subscribe. Please spread a word with your friends who can benefit from same lessons in social science. I will continue to bring simplified lessons for you from social science, making the subject fun for all of you. So I hope to see you all again soon. Till then, bye-bye and take care.